Hello everyone, Namaskar. Welcome to Supergrad Scat by Top Rankers. So today we will be discussing the most neglected topics. Yes, during your preparations in CAT, there are certain topics in logical reasoning which feels neglected. जो बेचारे सोचते रहते हैं कोई कभी हमें ढंग से पढ़ेगा. And what happens? कि the way you go through them, the way you learn them, and the way you solve them, you think that it is not directly asked in CAT. And it is true also that these topics are not directly asked in CAT, but they have major implications in your preparedness or in your set solving strategies. So let us discuss the first topic, which is much neglected, is your connectives, or we call them as verbal consistency, or we call them as conditionals. So when it comes to these three topics, or we can say this one topic, this topic is most neglected. Why? We think if then के कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आए नहीं है. 2002 में एक क्वेश्चन आया था, उसके बाद से देयर इज नो डायरेक्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज कनेक्टिव्स. अब ये सिर्फ 5 स्टेटमेंट्स हैं, और जिन्होंने पूरी लॉजिकल रीजनिंग में बिल्कुल इतनी सिली मिस्टेक करवा देते जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. जैसे इफ देन का हमें पॉजिटिव इंप्लीकेशन तो पता होता है और ट्रांसलेशन भी पता होता है, बट इसका निगेशन कब हो जाता है वो हमें पता ही नहीं होता. और उसकी वजह से हम केसेस क्या कर देते हैं, एक्स्ट्रा काउंट कर देते हैं, या केसेस क्या करते हैं, कम काउंट करते हैं. तो व्हेन इट कम्स टू लॉजिकल कनेक्टिव्स, वर्बल कंसिस्टेंसी और कंडीशनल्स, तो इसका एक अभी रिसेंट एग्जांपल है. इन द ईयर 2022 देयर वाज अ सेट ऑन रूट्स एंड नेटवर्क, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चंस इफ देन पर बेस्ड थे. सारे के सारे क्वेश्चंस में पहले इफ, बाद में देन, इफ देन, ओनली इफ देन, ये सब कुछ यूज हुआ था. तो जब तक हमें इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तब तक हम क्या कहते हैं, इस मतलब वो पजल को बिल्कुल प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर सकते हैं. हो सकता है पांच में से हम सोच रहे हो कि पांचों सही किए हैं, लेकिन हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ अ स्लाइट ग्लिच इन आवर अंडरस्टैंडिंग, इफ देन की वजह से एक क्वेश्चन गलत हो जाए, दो गलत हो जाए, तीन गलत हो जाए. तो वो बिल्कुल माइनर अंडरस्टैंडिंग की वजह से हमसे गलतियां हो सकती हैं. तो सिर्फ 5 ही तो कनेक्टिव्स हैं, और हम इनकी प्रैक्टिस ढंग से नहीं करते. वो हमें करना अब शुरू करना है. तो वेन एवर इट कम्स टू इफ देन, प्रैक्टिस इट इन अ वेल प्रिपेयर्ड मैनर. और इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि सिलेक्शन टॉपिक में तो ये डायरेक्टली यूज होता है. सिलेक्शंस में तो ये डायरेक्टली यूज होता है, बट अपार्ट फ्रॉम सिलेक्शंस बहुत सारी जगह पजल बेस्ड क्वेश्चंस में, रूट वर्क्स में, और जहां पे भी हमें कंडीशंस लगानी होती हैं या कंडीशंस कॉम्प्लिकेटेड करनी होती हैं, वहां पे आपका इफ देन, वेन एवर देन, ओनली इफ पी, देन क्यू, ईदर पी और क्यू, अनलेस देन, अनलेस पी देन क्यू, ये पांचों कंडीशनल्स यूज होते हैं. अब इन दोनों की अगर बात करूं तो सेम है, ये एक अलग है, और इन दोनों की बात करूं तो एप्लीकेशन सेम है. और क्या होता है, हम इनको ट्रांसलेट करते हैं. तो सबसे पहली गलती है कि नेवर एवर ट्राई टू ट्रांसलेट. इसको ट्रांसलेट नहीं करना है. इसके टेक्निकल आपने जो भी इंप्लीकेशंस बनाए हुए हैं, वॉट एवर आर दी इंप्लीकेशंस, वो याद रखने हैं. एंड वॉट एवर आर दी निगेशंस, वो याद रखने हैं. पर क्या होता है, हम दो चार दस क्वेश्चन में इनको देखते हैं जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हमें लगता है कि हमारे ट्रांसलेशन से काम हो जाएगा. ट्रांसलेशन सिर्फ वहीं तक वर्क करता है जब तक हम नेचुरल स्टेटमेंट्स यूज कर रहे होते हैं, है ना. लेकिन जब हम नॉर्मल स्टेटमेंट के बियॉन्ड यूज करने लगते हैं, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में तो स्टेटमेंट कैसे भी हो सकते हैं, अनलेस ए सिलेक्टेड, बी इज सिलेक्टेड. जबकि हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं, अनलेस ए सिलेक्टेड, बी विल नॉट बी सिलेक्टेड. एक सेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है. तो हमें उसका ट्रांसलेशन करना तो आसान होता है, और अगर क्वेश्चन में लकली वैसा स्टेटमेंट आ गया तो हम ट्रांसलेट कर लेंगे. लेकिन when both are negative, unless A is not selected, B will not be selected, या unless A is not selected, B is selected. तो अब ये चारों के ट्रांसलेशन अगर हम करने बैठेंगे तो किसी एक प्रॉपर ट्रांसलेशन करते वक्त कोई ना कोई एक मिस्टेक हो जाएगी. तो उसके लिए हम क्या याद रखेंगे भाई, इंप्लीकेशंस याद रखेंगे. तो अनलेस देन के इंप्लीकेशंस क्या होते हैं कि फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स. अगर फर्स्ट फॉल्स है तो सेकंड कंडीशन इज
एंड इफ सेकंड इज फॉल्स तो फर्स्ट इज ट्रू। बस इतना याद रखना है। और दोनों फॉल्स, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही फॉल्स हो गई अगर, तो दिस इज दी नेगेशन। मुझे कोई ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इतने इम्प्लीकेशंस याद रखूंगा और काम बन जाएगा। तो जब भी आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, इसके जो कंपाउंड स्टेटमेंट्स होते हैं जहां पे आपके इफेक्ट को ब्रेक कर दिया जाता है, जहां पे आपके कॉज को ब्रेक कर दिया जाता है, जहां पे कॉज एज वेल एज इफेक्ट दोनों को ब्रेक कर दिया जाता है, जब भी ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तो हम उनको इग्नोर कर देते हैं कि हमारा काम तो चल रहा है। तो हमें उस लेवल पे जाके भी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज कैट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। पता चला एक पूरा सेट आ गया, तुमने पजल भी सॉल्व कर ली, लेकिन उसमें केसेस बन रहे हैं और उन केसेस को सॉल्व करने के लिए तुम्हें इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी। तो फिर हम वहां हाथ पे हाथ रख के सोचेंगे यार पजल तो बहुत सिंपल थी, बट काश मुझे ये इफ देन अच्छे से आता, या ओनली इफ देन अच्छे से आता तो मैं सारे क्वेश्चन क्रैक कर लेता। सो प्लीज कीप अ ट्रैक ऑफ दिस टॉपिक विच वी कॉल इट एज लॉजिकल कनेक्टिव और कंसिस्टेंसी और कंडीशनल। आप चाहे इसको कुछ भी कह लो, पर हमें इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है और कोशिश करनी है कहाँ कहाँ ये अप्लाई होना है, आंखें खोल के उसको देखना है। सिलेक्शन में तो डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा, बाकी टॉपिक्स में भी देखना है, पीवाईक्यूज में भी देखना है कि कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन आया है। और नहीं भी आया तो भी अपने को प्रिपेयर रहना है, क्योंकि इससे बहुत फायदा होने वाला है। हमारी जो स्टेटमेंट्स को डिकोड करने की टेंडेंसीज होती हैं वो और स्ट्रांग हो जाती हैं अगर हम इसको ढंग से करते हैं तो। नेक्स्ट टॉपिक इज सिलोजिज्म्स। सिलोजिज्म्स या फिर डिडक्शंस, है ना। ये जो टॉपिक है ये भी बहुत अंडर एस्टिमेटेड है। अरे हम तो वेन डायग्राम से सॉल्व कर लेते हैं, या फिर टिक क्रॉस मेथड आता है तो वेन डायग्राम बनाने की क्या जरूरत है, और हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करते क्योंकि कैट में अगेन ये बहुत साल पहले डायरेक्ट इसका कोई क्वेश्चन आया था, अब इसके कोई क्वेश्चंस नहीं आते। तो हमारे दिमाग से हो गया कि भाई कैट में तो आता नहीं है, अदर मैनेजमेंट में आता है, जबकि जब देखेंगे पहले अभी कैट दे लेते तो इसकी प्रैक्टिस अपन इग्नोर कर देते हैं। पर प्लीज गो थ्रू दिस एग्जाम्पल। जब भी 5 सर्कल वाला वेन डायग्राम, और ये मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, पूरा सेट नहीं लिखा है, बट सिर्फ इनिशियल 2 स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। प्लीज गो थ्रू दिस एंड चेक कि क्या समझ में आ रहा है इससे। क्या दिया हुआ है? ईच पर्सन ड्राइव्स एटलीस्ट वन कार अमंग टीआर, डब्ल्यू एम बी, टोयोटा, आईडू एंड के सोडा। ये आपकी 5 अलग अलग कार्स है, और उन्होंने बोला हुआ है नो के सोडा ओनर ड्राइव्स टिया। तो ये स्टेटमेंट किसका है भाई? इसमें अल्टीमेटली जो डायग्राम बनने वाला है उसमें ये जो स्टेटमेंट है नो के सोडा ओनर्स ड्राइव्स टिया, ये स्टेटमेंट किसका है? डिडक्शंस का है, सिलॉक्स का है। गॉट इट? तो हमें दो डिसजॉइंट सेट बनाने। नेक्स्ट, नो क्योटा ओनर ड्राइव्स आई डू। अब इन दोनों को अलग बनाना है, पर कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है? वो दोनों इसके अंदर अलग हो सकते हैं, वो दोनों बिल्कुल इन 4 अलग अलग डिफरेंट सेट हो सकते हैं। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग कैसे पता चलेगी? ये अंडरस्टैंडिंग तभी पता चलेगी जब हमने अच्छे से सिलॉक्स को सॉल्व किया होगा दोनों तरीके से, वेदर बाय टिक क्रॉस मेथड, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड जिसको कहते हैं, और बाय यूजिंग वेन डायग्राम मेथड। दोनों की अगर ढंग से प्रैक्टिस की होगी तभी हम इसका डायग्राम फ्रेम कर पाएंगे। All Toyota owners drive Tia as well. So this is K Soda, this is Tia, and all Toyota owners drive Tia as well. Toyota owners, तो अब इस स्टेटमेंट को अगर हम डिकोड करें तो ये क्या कह रहा है? ऑल क्योटा आर टिया, मतलब क्योटा इसके अंदर आएगा। तो अब हमें जैसे ही पता चलता है कि 5 वाला डायग्राम है तो 5 वाला वेन डायग्राम तो बनता नहीं है, और हम वो बड़ी सी टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्टली 1 जिसमें 5 सेक्शन होंगे, एग्जैक्टली 2 5 सेक्शन होंगे, और उतनी बड़ी टेबल बनाने से बेटर है कि हम अगर ये डायग्राम बना लेते। एंड नो क्योटा ओनर्स ड्राइव आईडू, तो आईडू इसके पार हो सकती है, इसके पास हो सकती है। एक डायग्राम तो ये पॉसिबिलिटी है, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आईडू ऐसे हो और यहाँ पे टिया हो, यहाँ पे क्योटा हो, और इसके अंदर केस हो। तो अब ये पता कैसे चलेगा कि ये दो पॉसिबिलिटी है डायग्राम की? ये तभी पता चलेगा जब मैंने वेन डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, सिलॉक्स को मैंने ढंग से प्रैक्टिस किया होगा। तो व्हेन इट कम्स टू टॉपिक्स लाइक सिलॉक्स, टॉपिक्स लाइक कनेक्टिव्स
एंड अदर टॉपिक्स लाइक ब्लड रिलेशन, ये सारे टॉपिक क्या होते हैं, डायरेक्टली कैट में नहीं पूछे होते, बट व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन इनका एप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कैलेंडर्स, वो भी बहुत इग्नोर्ड है, बट व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग अ पजल बेस्ड ऑन डेट्स, तो हमें ये पता होना चाहिए कि लीप ईयर है तो फरवरी में 29 डेज होंगे, अगर ये 1900 है तो 1900 इज नॉट अ लीप ईयर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो कैलेंडर के हैं वो हमें क्लियर होने चाहिए। मान लो एक पजल दी हुई है, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है कि दे विजिटेड इन डिफरेंट ईयर्स टू डिफरेंट कंट्रीज, एंड वो कंट्रीज कहाँ से शो हो रही हैं, 1888 से लेके 1904 तक, और सेम डेट दी हुई है। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे अगर लीप नहीं पता कि 1900 लीप ईयर नहीं है, तो हम नंबर जो डेज हैं, पहले बार थर्सडे, फिर अगले साल फ्राइडे सेम डेट है, तो फिर सैटरडे, और उसके अगले साल फिर संडे, क्यों, क्योंकि लीप ईयर नहीं है। और कुछ लोगों को लगेगा कि लीप ईयर है तो वो संडे की जगह मंडे कर देंगे और आगे के सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से सॉल्व करनी है, कैलेंडर्स, ब्लड रिलेशंस, सिलोजिज्म्स एंड कनेक्टिव्स। और कनेक्टिव्स और सिलॉक्स तो ऐसे टॉपिक्स हैं, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जिससे हमारी जो एक्सक्लूसिविटी ऑफ सेट है, इंक्लूसिविटी ऑफ सेट है, एग्जॉस्टिव सेट्स हैं, ये सारी चीजें हमारी बहुत क्लियर हो जाती है, कब एग्जॉस्टिव बोल रहा है, कब इंक्लूसिव बोल रहा है, कब इम्प्लीकेशन। और कनेक्टिव्स की अगर मैं बात करूं तो क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या इसके नेगेशंस होंगे, क्या पॉसिबिलिटीज होगी। तो स्टेटमेंट के हर एक एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमें क्या जरूरी है, कनेक्टिव्स और सिलॉक्स तो बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, ये सारे टॉपिक्स भी हमें कैट से पहले ही कोशिश करनी है कि हम प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि हमें पता नहीं है जो सेट आएगा उसके अंदर सेट तो पजल है, और पजल में तो डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्शन जो हमने पढ़ा हुआ है उसके टॉपिक लग रहे हैं, लेकिन बेसिक जो नंबर लॉजिक है, जो क्वांट बेस्ड रीजनिंग है, या जो डीआई बेस्ड रीजनिंग है, जहां पे जो डीआई का पार्ट है या नंबर का पार्ट है या क्वांट का पार्ट, वो क्वांट का पार्ट इन टॉपिक्स से डेराइव हो सकता है। तो उसके लिए हमें ये वाले टॉपिक्स भी अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। सो प्लीज डू नॉट इग्नोर देम, डू नॉट नेग्लेक्ट देम कि भाई ये तो नहीं करने, इनको भी इंपॉर्टेंस दो, इनकी भी प्रैक्टिस करो। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू टेक योर लीव and keep asking more questions based on these topics or any other topic you feel like. Keep liking, sharing, and subscribing. Have a nice day.